हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। और आज जो है अपनी लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, कल जो है हमने फिस्कल पॉलिसी के बारे में और नए एस्पेक्ट को जाना था, और आज की क्लास में हम फिस्कल पॉलिसी को ही आगे जो है वो देखते हैं कि क्या क्या है। आज की क्लास जो है वो उसमें क्या क्या चीज़ें हम देखने वाले हैं, पहले उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली आज की क्लास में हम देखेंगे कि डेफिसिट जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। जिसमें हम लोग प्राइमरी, इफेक्टिव और ट्विन डेफिसिट, इन तीनों जो डेफिसिट है इनको हमारे द्वारा जो है वो देखा जाएगा, स्टडी करेंगे और ये देखेंगे कि इन तीनों की रेलेवेंस एक्चुअल में क्या है। अगर इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इन तीनों की रेलेवेंस क्या है, ठीक है। और उसके बाद जो है हम ये भी देखेंगे कि स्टेट डेवलपमेंट लोन्स जो है वो क्या होते हैं, ठीक है। स्टेट डेवलपमेंट लोन्स और वेज एंड मीन्स एडवांसेस क्या होते हैं। और लास्टली हम लोग जो है वो इस चीज़ के ऊपर भी फोकस करेंगे कि बजटिंग जो है उसमें नई कुछ चीज़ें आई हैं या फिर सम ऑफ द थिंग्स जो है वो ऐड हुई हैं, और उनके बारे में भी देखेंगे कि जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होती है, आउटकम बेस्ड बजटिंग जो है वो क्या होती है, प्लस जेंडर बेस्ड बजटिंग जो कॉन्सेप्ट अभी रिसेंटली आया है कुछ साल पहले ही, तो उसके बारे में भी हम लोग फोकस करेंगे। और लास्ट में जो है वो हम इस चीज़ को देखेंगे कि फिजिकल ड्रैग जो है वो क्या होता है, ठीक है। तो रेफरेंस टू कंटेक्स्ट आप सब लोगों को क्लियर होगा। अभी ज़्यादा समय ना लेते हुए अपना लेक्चर जो है वो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं प्राइमरी डेफिसिट जो है वो क्या होता है। क्या देखेंगे हम लोग कि प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है। तो प्राइमरी डेफिसिट को समझने के लिए बेसिक सी एक चीज़ समझिए आप, ठीक है। अब आपको वो डायग्राम जो है वो याद होगी जो मैंने आपको व्हेन जब हम लेक्चर नंबर 1 पे थे फिस्कल पॉलिसी के, जो हमने बनाई थी, और वो डायग्राम क्या थी एक बार वो दोबारा से बनाते हैं और उसी में से ही अदर चीज़ें जो है वो निकालने की कोशिश करते हैं। हमने ये देखा था कि ये फिस्कल पॉलिसी होती है, क्लियर ऑन दिस। फिस्कल पॉलिसी के जो हैं दो पार्ट्स, यहाँ पे आ गया था रेवेन्यू रिसिप्ट, यहाँ पे आ गया था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और यहाँ पे आ गया था कैपिटल रिसिप्ट, और यहाँ पे आ गया था कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर ऑन दिस, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम क्लियर है आपको इतना। नेक्स्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, ठीक है। अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है रेवेन्यू रिसिप्ट से, क्या ज़्यादा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है रेवेन्यू रिसिप्ट से, तो जो ये वाला डेफिसिट होगा इसको हम किस नाम से बुलाएंगे, रेवेन्यू डेफिसिट से। क्लियर ऑन दिस। अब अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा कैपिटल रेवेन्यू के कंपैरिजन में, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये क्या है, कैपिटल डेफिसिट है। क्लियर ऑन दिस, ये क्या है, कैपिटल डेफिसिट। और फिजिकल डेफिसिट के केस में क्या होगा, एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा और रेवेन्यू जो आया वो कम होगा, ठीक है। तो अभी तक तीन चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब इसी के साथ मिलता जुलता जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं, विच इज नोन एज द प्राइमरी डेफिसिट। अब एक चीज देखिए कि एक्चुअल में अगर फिजिकल डेफिसिट के बेसिस पे किसी चीज को जज करना हो तो हमारे लिए मुश्किल है। कैसे, कि सिंपल सी बात है कि अगर फिजिकल डेफिसिट में हम लोग जो पुराना लोन ले रखा है उसकी भी इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो कर रहे हैं, तो वो एक्चुअल में काउंट हुआ, एक्चुअल में हमें कोई फायदा होगा फिजिकल डेफिसिट जानने का, नहीं। लेकिन अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर दें, ठीक है, किसको माइनस कर दें, इंटरेस्ट पेमेंट को जो है अगर हम माइनस कर दें, तो हमें एग्जैक्ट ये पता लगेगा कि एक्चुअल में जो डेफिसिट है वो कितना है। ये बात क्लियर हुई आपको, आपको ये क्लियर हो गया होगा कि फिजिकल डेफिसिट से जज करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसमें इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो पहले से ही प्लस कर रखी होती है। तो अगर इंटरेस्ट पेमेंट को जो है वो उससे निकाल दिया जाए तो जो रिमेनिंग हमारे पास बचेगा वो बनेगा प्राइमरी डेफिसिट। और उसी प्राइमरी डेफिसिट से ये सरकार की जो सिचुएशन है उसको जज करना जो है वो आसान बन जाएगा, ठीक है। मान लो अगर जो है आपने फिजिकल डेफिसिट देखा, फिजिकल डेफिसिट पे आपने ये चीज देखी कि सर फिजिकल डेफिसिट की वैल्यू इस बार बहुत ज्यादा है, क्लियर ऑन दिस। तो इससे आप का अंदाजा लगाएंगे, आप ये अंदाजा लगाएंगे कि सरकार जो है वो अच्छा खासा रेवेन्यू
जो है उसको नहीं आ रहा है इतना रेवेन्यू, लेकिन वो एक्सपेंडिचर हम पे काफ़ी ज़्यादा कर रही है। लेकिन अगर मान लो आपको मैं इसकी और भी क्लोजर पिक्चर दिखाऊं, अगर हम इसी चीज़ को और ज़्यादा जूम इन करके देखें और हमें पता लगे कि सर इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो तो बहुत ज़्यादा है, जो ये फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा होने का कारण है उसमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो इंटरेस्ट पेमेंट का है, तो उससे हम क्या अजम्पशन लगा सकते हैं कि एक्चुअल में सरकार तो कोई रेवेन्यू नहीं कर रही, एक्सपेंडिचर जो है वो उनके द्वारा कोई नहीं किया जा रहा। तो उसी चीज़ को मेजर करने के लिए प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला हमारे सामने आया और इसी को हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होगा? फिजिकल डेफिसिट माइनस विच पेमेंट्स? इंटरेस्ट पेमेंट्स। क्लियर ऑन दिस? अब एक बार इसकी डेफिनेशन को जो है और अच्छे से देख लेते हैं। प्राइमरी डेफिसिट equals to fiscal deficit minus interest payment. This indicates the gap between the government expenditure and required in this receipt and not taking into account the expenditure incurred on the interest payment of the loans. तो इन्होंने भी यही लिखा कि प्राइमरी डेफिसिट क्या है? फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। क्यों की गई? ताकि सरकार की जो सिचुएशन है फाइनेंशियल उसका अच्छे से अंदाजा जो है वो लग पाए। क्लियर ऑन दिस? अब तक चार चीजें आपने बता दी, कौन कौन सी? रेवेन्यू डेफिसिट, कैपिटल डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। अब इसके बाद का कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसके जो अगला कॉन्सेप्ट है उसको बोलते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। कौन सा? इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। अब ये जानते हैं कि सर इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली हमें क्या चीज़ों के बारे में बताता है। ठीक है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो एक्चुअल में क्या होता है, वो डिफरेंस होता है इन चीज़ों का, रेवेन्यू डेफिसिट का एंड ग्रांट्स फॉर द क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो किन दो चीज़ों का डिफरेंस है? पहली चीज़ इसमें क्या आती है? रेवेन्यू डेफिसिट माइनस the loan which is basically or the grant which is given for the creation of capital assets. Grants which are given for creation of capital assets. Clear on this? अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो क्या होता है। ठीक है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का जो कॉन्सेप्ट है ये रंगराजन कमेटी के द्वारा जो है वो आया था, और इसका जो मेजर एम है वो पब्लिक एक्सपेंडिचर को और अच्छे से डिसाइड करना जो है वो इसका मेजर एम है। क्लियर ऑन दिस? इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला आप लोगों को क्लियर हुआ? इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला बेसिकली क्या है? रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट्स which are given for the creation of capital assets. Clear on this? यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब हमने लगभग 5 डेफिसिट जो है वो जान लिए। अब इसके अगला जो होता है उसको बोलते हैं ट्विन डेफिसिट। ट्विन डेफिसिट की सिचुएशन को एक बार अच्छे से देखते हैं। किसको? ट्विन डेफिसिट। अब ट्विन डेफिसिट जो है वो बेसिकली दो चीजों का लिंकेज है उसमें, और प्लस ये है कि अगर हमारा फिजिकल डेफिसिट तो हाई है ही है, क्या हाई है हमारा? फिजिकल डेफिसिट, उसके साथ साथ हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी अगर ज्यादा होता है, अगर दो चीजें ज्यादा एक ही समय पे दो चीजें हमारी जो है वो डेफिसिट में है, कौन सी दो चीजें? पहली है हमारा फिजिकल डेफिसिट और दूसरी है करंट अकाउंट डेफिसिट। अगर करंट अकाउंट डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट एक ही समय में जो है वो डेफिसिट में चल रहे हैं तो इस सिचुएशन को बोलते हैं ट्विन डेफिसिट। अब एक बार इसकी डेफिनेशन को देखते हैं, फिर मैं आपको ये समझाऊंगा कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ट्विन डेफिसिट इज अ सिचुएशन इन विच नेशन में जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी इस सिचुएशन में चल रहा है डेफिसिट की, और फिजिकल डेफिसिट भी है। अगर ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली एक नेशन में आ जाती हैं, एक ही समय में एक नेशन में आ जाती है, तो इसको बोलते हैं हम लोग ट्विन डेफिसिट। क्लियर ऑन दिस? इसमें कोई भी प्रॉब्लम तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो होप सो ये आपको जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट
फिस्कल डेफिसिट क्या होता है हमने देख लिया। कैपिटल डेफिसिट जो है वो आपको और अच्छे से मैं एक बार समझा देता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो लेसन मैं करवाने जा रहा हूँ ये कल मैंने शुरू करवाना है, लेकिन आपको एक रफ सा आइडिया मिल जाए ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि सर करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो क्या होता है। ये देखिए, एक अकाउंट होता है जिसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी। बीओपी कुछ नहीं होता, जो हमारे देश में चीज़ें आएंगी और हमारे देश से जो चीज़ें बाहर जाएंगी उसका सिंपल सा एक अकाउंट होता है। क्लियर ऑन दिस? बीओपी क्या होता है? एक सिंपल सा अकाउंट जिसमें वो चीज़ों को लिया गया जो हमारे देश में आ रही हैं और वो चीज़ें हैं जो हमारे देश से बाहर जा रही हैं। अब बीओपी में जो है चार चीज़ें आती हैं। पहली जो आती है उसको बोलते हैं विजिबल्स। दूसरा जो आता है इसको बोलते हैं इनविजिबल्स। क्लियर ऑन दिस? तीसरी चीज जो आती है ट्रांसफर्स। और फोर्थ चीज जो आती है उसको बोलते हैं पैसा, कैपिटल। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए क्या इसके सिवाय कोई चीज है जो इंडिया में आ सकती है? विजिबल्स में क्या आ जाती हैं? ज्यादातर गुड्स चीजें आ जाती हैं। इसमें क्या हो जाता है? सर्विसेज आ जाती हैं। इसमें क्या होता है? कोई पैसा घर पे भेज दिया किसी ने, ग्रांट्स वगैरह आ गई। और इसमें क्या होता है? इसमें बेसिकली इन्वेस्टमेंट जो है वो आ जाती है, ठीक है। तो अभी यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर ऑन दिस? अगर मैं सिर्फ इन तीन चीज़ों को मिला देता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इन तीन चीज़ों को जो है वो मैंने क्या किया, मिला दिया। यानी कि मैंने तीन चीज़ों को मिलाया। पहली चीज़ क्या होगी? गुड्स। दूसरी क्या होगी? सर्विसेज। और तीसरा क्या हो गया? जो ट्रांसफर्स वगैरह, जो वन साइडेड पेमेंट जो है वो आई है। मान लो आपका कोई भाई जो है वो फॉरेन में था, उसने पैसा भेजा, वो सब। क्लियर ऑन दिस? इन तीनों को अगर मिला के कोई अकाउंट बनता है तो उसको बोलते हैं करंट अकाउंट। और इस वाले अकाउंट को बोलते हैं कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो होप सो आपको ये समझ हो गया होगा कि करंट अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं। अब करंट अकाउंट जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम उसको? तीन पार्ट्स में, ठीक है। एक जो है, मान लो करंट अकाउंट सरप्लस चल रहा है। दूसरा हो गया बैलेंस्ड करंट अकाउंट। तीसरा जो है वो हो गया डेफिसिट करंट अकाउंट, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया कि करंट अकाउंट जो है वो कितने हैं? बेसिकली तीन हो सकते हैं। सरप्लस, जब हम, यानी कि इंडिया जो है वो फॉरेन के देशों में चीजें ज्यादा भेजता है लेकिन आती कम है। यानी कि हमारा एक्सपोर्ट जो है चीजों का, सर्विसेज का और बाकी सबका, वो अगर विदेश में ज्यादा जा रहा है लेकिन उसके कंपैरिजन में जो आएगा वो कम है। यानी कि व्हेन द सिंपल द नंबर ऑफ एक्सपोर्ट्स आर ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इंपोर्ट्स, तो उस सिचुएशन में हम कहाँ पे हैं? सरप्लस में है, ठीक है। अगर नंबर ऑफ एक्सपोर्ट्स और नंबर ऑफ इंपोर्ट्स एग्जैक्टली इक्वल टू ईच अदर, तो उस सिचुएशन में हम कहाँ पे हैं? बैलेंस्ड में है। क्लियर ऑन दिस? और जिस समय जो है, मान लो कि क्या चीज हो रही है, नंबर ऑफ इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा है लेकिन नंबर ऑफ एक्सपोर्ट्स वो कम है, तो उस सिचुएशन में हम लोग कहाँ पे हैं? हम लोग डेफिसिट की सिचुएशन में है। और इसी डेफिसिट की सिचुएशन से जो चीज बनती है उसको जो है वो किस नाम से बोला जाएगा? डेफिसिट से जो बनेगा उसको बोलेंगे हम लोग करंट अकाउंट डेफिसिट, ठीक है। हम लोग क्या बोल देंगे उसको? करंट अकाउंट डेफिसिट। और आपको अब ये क्लैरिटी जो है वो हो गई होगी कि सर करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो क्या होता है, ठीक है। तो होप सो ये आपको समझ आया होगा अच्छे से, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और चीज समझते हैं। अब हमने जो देखा था वो देखा था क्या? ट्विन डेफिसिट। और ट्विन डेफिसिट में मैंने आपको दो चीजें बताई थी, और वो दो चीजें क्या थी कि ट्विन डेफिसिट में एक तो फिस्कल डेफिसिट हो जाता है, प्लस उसके साथ क्या चीज हो जाती है? करंट अकाउंट डेफिसिट। जब ये दोनों सिचुएशन जो है वो साइमल्टेनियसली किसी नेशन पे आती है तो इस चीज को क्या बोल दिया जाता है? ट्विन डेफिसिट।
अब एक चीज देखिए कि एक प्रॉब्लम है जो दूसरी प्रॉब्लम को जन्म देती है। कैसे? अगर मान लो जो है कोई ऐसी सिचुएशन होती है कि इकोनॉमी में जो है फिजिकल डेफिसिट की सिचुएशन है, या फिर मान लो इकोनॉमी में ऐसी सिचुएशन है जब हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो चल रहा है। अगर हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट चल रहा है तो इसका सिंपल सा मीनिंग क्या बना? एक कोई साधारण सा व्यक्ति भी बता देगा इसका सिंपल सा मीनिंग सर ये बना कि एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा है लेकिन इम्पोर्ट्स जो है वो कम है। क्लियर ऑन दिस? तो इसका सिंपल सा मीनिंग क्या बता दिया जाएगा कि सर एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इम्पोर्ट्स कम है। अब अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इम्पोर्ट कम है, इसका मीनिंग ये है कि ये डेफिसिट की सिचुएशन ही नहीं है, ये सरप्लस की है। लेकिन इंडिया के केस में क्या है, इसका रिवर्स हो जाता है। और रिवर्स केस में हम लोग क्या देखते हैं? ठीक है, रिवर्स केस में देखते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट इज इक्वल्स टू इम्पोर्ट ज़्यादा एक्सपोर्ट कम। अगर इम्पोर्ट ज़्यादा है यानी कि हमारी जो पैसा है वो फॉरेन की चीज़ें खरीदने में ज़्यादा यूज़ हो रहा है। अब अगर वो यूज़ हो रहा है फॉरेन की चीज़ें खरीदने में, तो हम किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा करेंगे, रुपीज़ की या फॉरेन करेंसी की? ऑब्वियसली फॉरेन करेंसी की। किसकी डिमांड ज़्यादा होगी? फॉरेन करेंसी की। इसकी डिमांड लगातार इंक्रीज होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम? और अगर इसकी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रही है तो हमारे जो रुपीज़ की वैल्यू है वो डेप्रिशिएट होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो है हम कॉन्टिन्यूसली उस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है आपको? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब अगर ये चीज़ होगी तो उस चीज़ के चलते हमारा जो इम्पोर्ट है वो महंगा हो जाएगा। क्लियर ऑन दिस? अब उस चीज़ के चलते अगर मान लो लोगों ने अभी भी इम्पोर्ट करना है तो लोगों को ज़्यादा इनकम का पैसा खर्चना पड़ेगा चीज़ें मंगवाने में। अब अगर वो ज़्यादा इनकम का पैसा खर्चेंगे चीज़ें मंगवाने में तो उनकी जो पर्सनल इनकम है वो कम होनी शुरू हो जाएगी, कंजम्पशन क्योंकि महंगी हो गई। क्लियर ऑन दिस? अब इस चीज़ के चलते सरकार जो है, क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर कम हो गई है अब, तो सरकार फॉरेन से आने वाली चीज़ों को तो रोक नहीं सकती। तो सरकार क्या करेगी, लोगों को क्या देनी शुरू कर देगी, सब्सिडी। क्या देनी शुरू कर देगी? सब्सिडी। अब लोगों को जैसे ही सब्सिडी मिलेगी तो उससे क्या होगा, क्या इम्पैक्ट आ जाएगा? सरकार का जो एक्सपेंडिचर है, और वो भी कौन सा एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो ज़्यादा हो जाएगा। और अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा तो उसके साथ एक प्रॉब्लम और आ जाएगी, और वो प्रॉब्लम का नाम क्या होगा? फिस्कल डेफिसिट की प्रॉब्लम। ठीक है, किसकी प्रॉब्लम? फिस्कल डेफिसिट की प्रॉब्लम। तो ये जो प्रॉब्लम मैंने आपको ट्विन डेफिसिट की बताई है और ये जो मैंने आपको पिक्चर बना के दिखाई है, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। तो ये क्लियर है सबको कि ट्विन डेफिसिट क्या होता है? अब एक चीज और रिवाइज करते हैं। ठीक है, एक चीज और रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हमने क्या देखा था कि प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है ये बताइए। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है ये बताइए। ठीक है, उसके बाद ये बताना कि डुअल या ट्विन डेफिसिट जो है वो क्या होता है। कि ट्विन डेफिसिट के बारे में भी कुछ चीज़ें बताइए। सबसे पहले प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट माइनस, किस चीज़ को माइनस करते हैं इसमें से? इंटरेस्ट पेमेंट्स। प्राइमरी डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। क्लियर ऑन दिस? ये किस चीज़ के बारे में बताएगा? ये सरकार की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है और उसकी सिचुएशन के बारे में हम लोगों को एक्सप्लेन करता है। दूसरी इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट हमने देखा था। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट बेसिकली क्या होगा? रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट्स विच आर गिवन टू स्टेट्स फॉर द क्रिएशन ऑफ देयर एसेट्स। उन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको बोलते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। और अगला हमने क्या देखा था? नेक्स्ट हमने देखा था ट्विन डेफिसिट। ट्विन डेफिसिट का मीनिंग बेसिकली क्या होता है? कि दोनों चीजों का साइमल्टेनियसली होना, यानी कि फिजिकल डेफिसिट प्लस करंट अकाउंट डेफिसिट। जब ये दोनों चीजें जो हैं वो एक ही समय पे आ जाती हैं तो उसको जो है वो कौन सी सिचुएशन बोलते हैं? ट्विन डेफिसिट की सिचुएशन जो है वो उसको हमारे द्वारा बोल दिया जाता है।
तो होप सो जितना मैंने अब करवाया ये आपको सारा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें हम ये देखेंगे कि एक्चुअल में ट्विन डेफिसिट की वजह से चैलेंजेस क्या क्या आते हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि सर प्राइमरी डेफिसिट के चैलेंजेस नहीं कर पाए, उसके सोल्यूशंस नहीं बताए, लेकिन ट्विन डेफिसिट के सोल्यूशन और चैलेंजेस आप बता रहे हो। इसका सिंपल सा रीज़न ये है, क्योंकि जिस हिसाब से जो है वो चीज़ें चल रही हैं, तो आने वाले समय में चांसेस हैं कि मेंस पे जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसके ऊपर, ट्विन डेफिसिट के ऊपर। क्यों? क्योंकि इंडिया इस सिचुएशन को जो है वो फेस कर रहा है, और अब तक इससे क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछा गया। तो कुछ हद तक अजम्पशन जो है वो ये लगाई जा रही है कि ट्विन डेफिसिट के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इश्यूज एंड चैलेंजेस क्या है ट्विन डेफिसिट के आने से? पहली चीज, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो हैम्पर होगी। इसका रीजन मैंने सिंपल सा आपको बता दिया। इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करना हो, जीडीपी का सिंपल सा फॉर्मूला हमें याद है, C+I+G+X-M। एक चीज देखो, X-M इम्पैक्ट हो रहा है, ऑब्वियसली हो रहा है, जी इम्पैक्ट हो रहा है, ऑब्वियसली हो रहा है। इन दोनों चीजों का मिक्सचर जो है वही तो ट्विन डेफिसिट होता है। अगर ये दोनों चीजें ही इम्पैक्ट हो रही है, नीचे जा रही है, तो उसकी वजह से जीडीपी ग्रोथ भी हैम्पर होगी। क्लियर ऑन दिस? इसमें कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट, गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू के सोर्स हैं वो इतने हैं नहीं है, लेकिन एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता जाएगा, तो उस चीज़ को कैसे मैनेज करना, वो एक चैलेंजिंग चीज़ है। लैक ऑफ फंड्स, वो पैसा कहाँ से आएगा? ठीक है, और अगर वो पैसा करना है तो उसके लिए बोरिंग्स लेनी पड़ेंगी, जो कि फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो उस चीज़ को मेंटेन कैसे किया जा सकता है, तो वो एक चैलेंज है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो इम्पोर्ट्स हैं वो हमारे और ज़्यादा महंगे हो जाएंगे। क्लियर ऑन दिस? एफपीआई को जो है वो आउटफ्लो जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सरकार ज़्यादा पैसा लगा रही है। ठीक है, और फॉरेन की करेंसी की ज़्यादा डिमांड है, इंडियन करेंसी की इतनी डिमांड नहीं है, तो एफपीआई जो है वो आउटफ्लो होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है, सब्सिडी का बर्डन जो पहली सरकार के ऊपर है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर ऑन दिस? तो ये चैलेंजेस जो है वो समझ आ रहे हैं आपको? ग्लोबल सप्लाई की जो है वो शॉर्टेज होनी शुरू हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं ये चैलेंजेस आपको क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं इनके सोल्यूशंस की तरफ, कि क्या क्या सजेशंस या वे फॉरवर्ड दिए जा सकते हैं इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए। पहली चीज़ ये है, अकोमोडेशन फिजिकल स्टांस जो है वो रखना चाहिए। यानी कि पैसा ये नहीं कि बिना सोचे समझे जो है वो लगा दिया सरकार के द्वारा, उस चीज़ को कम लगाना चाहिए या कंट्रोल में रखना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट ये है कि असेंशियल कमोडिटीज़ का जो स्टॉक है वो होना चाहिए। कारण इसका ये है कि अगर सप्लाई चेन में कोई शॉक आया या कोई शॉर्टेज आई, तो उस चीज़ को हम इसके द्वारा जो है वो बैलेंस कर देंगे। तीसरी चीज़ ये है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कि इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है, उसको कम करना चाहिए। फिजिकल डेफिसिट में भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता ही है, आपने देखा है, और उसको अगर मैं कम कर दूंगा तो ओवरऑल फिजिकल डेफिसिट भी कम हो जाएगा, जिससे जो है इस प्रॉब्लम से हम बाहर आ सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि नॉन कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है उसको ध्यान से खर्च करना चाहिए। नॉन कैपिटल एक्सपेंडिचर जो एसेट बनाने के सिवाय हमने किसी और चीज़ में जो है वो इन्वेस्ट किया। तो अगर नॉन कैपिटल एक्सपेंडिचर उन्होंने बोला कि रैशनल कर दो, तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको क्या करेंगे, उसके ऊपर फोकस करो। क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर से क्या होगा, एसेट क्रिएशन होगी। एसेट क्रिएशन से क्या होगा, हम लोग चीज़ों को एक्सपोर्ट कर पाएंगे। एक्सपोर्ट करने से क्या होगा, हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो सरप्लस में आ जाएगा, और सरप्लस में आने से क्या होगा, गवर्नमेंट की सिचुएशन जो है वो नॉर्मल हो जाएगी और इकोनॉमी साइकिल पे आ जाएगी। तो ये क्लियर हुआ आपको? इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। ठीक है, नेक्स्ट आ गया कि स्टेट डेवलपमेंट लोन्स जो है वो क्या होते हैं। अभी तक उम्मीद करते हैं कि जितने भी टाइप्स ऑफ डेफिसिट होते हैं और उससे संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स है वो आप लोगों को जो है वो क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट जानते हैं कि स्टेट डेवलपमेंट लोन्स जो है वो क्या होते हैं। ओके, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स क्या होते हैं? ये एक तरीके की डेटेड सिक्योरिटीज होती हैं जो स्टेट के द्वारा मार्केट बोरोइंग्स को लेने के लिए जो है वो इशू की जाती है। आरबीआई के द्वारा एक वेबसाइट है जिसका नाम है ई कुबेर, उसको यूज करके इनको ऑक्शन जो है वो किया जाता है। कौन करता है ऑक्शन? आरबीआई जो है वो इसके द्वारा किया जाएगा। ठीक है, और इसका जो मेजर मकसद होता है करने का वो क्या होता है, जो बजट की नीड्स हैं स्टेट गवर्नमेंट की, जो स्टेट गवर्नमेंट की जो बजट से संबंधित नीड्स हैं उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। क्लियर ऑन दिस? तो इसमें जो है वो कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि जो इसमें इंटरेस्ट पेमेंट होता है,
वो हायर स्ट्रेंथ होती है अगर जो है, अब एक चीज देखिए, अगर आपका स्टेट है, मान लो पंजाब है, पंजाब की जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है, फिजिकल, फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं बोली मैंने, फिजिकल स्ट्रेंथ बोली है ज्यादा, ठीक है। तो उस केस में पंजाब को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो कम मिलेगा, वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है वो उसको बोरो कर सकता है। तो स्टेट डेवलपमेंट लोन जो है वो आपको समझ आए। स्टेट डेवलपमेंट लोन क्या होगा, बेसिकली कोई भी ऐसा लोन जिसका मेजर सा मकसद यही है कि सरकार का जो बजट के अंदर मिसमैच हो रखा है उसको मैनेज करना, उसको बोलते हैं स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। अब इसी के साथ संबंधित एक चीज होती है वेज एंड मीन्स एडवांसेस। क्या होती है? वेज एंड मीन्स एडवांसेस। अब इसको समझते हैं। कई बार क्या होता है कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए सरकार के बजट में मिसमैच आने शुरू हो जाते हैं। अब उस समय ये तो है नहीं कि 1 महीने 10 दिन के अंदर अंदर जो है हम कोई टैक्स लगा के सारा पैसा इकट्ठा कर ले। तो उस केस में क्या होता है कि शॉर्ट टर्म लोन्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं। किनको किए जाते हैं? सेंटर और स्टेट दोनों को ही किए जाते हैं। और ये जो बोरोइंग्स है ये किससे कर सकते हैं? आरबीआई से, ठीक है। और क्यों कर सकते हैं? क्योंकि जो टेम्परेरी लेवल पे जो मिसमैच हो रहा है चीज़ों का, उसको जो है वो क्या किया जा सके, उसको मैनेज किया जा सके। अब ये जो टेम्परेरी लेवल पे मिसमैच हो रहा है चीज़ों का, इसको बैलेंस के लिए करने के लिए जो शॉर्ट टर्म लोन्स दिए जा रहे हैं, इसको ही बोलते हैं वेज एंड मीन्स एडवांसेस, ठीक है। और अब आप लोग मुझसे पूछेंगे कि सर जो इंटरेस्ट रेट जैसे आपने बोला था स्टेट डेवलपमेंट लोन पे उनके फिजिकल स्ट्रेंथ के ऊपर बेस्ड है, लेकिन इस केस में क्या होगा? इस केस में सिंपल सा ये होगा, जो रेपो रेट चल रहा है, कौन सा रेट? रेपो रेट। तो रेपो रेट के बेसिस पे ही उनको मिलेगा। क्लियर ऑन दिस? और वेज एंड मीन्स एडवांसेस में आप तीसरी चीज मुझसे ये पूछ सकते हैं कि सर इसकी ड्यूरेशन क्या होगी, कि कैसे पता लगाएं कि सर ये वेज एंड मीन्स एडवांसेस के लिए लिया गया है। जिसकी ड्यूरेशन 3 महीने की है, कितनी है? 3 मंथ्स की। तो उस केस में हम लोग बोलेंगे कि ये जो लोन है ये कौन सा है? वेज एंड मीन्स एडवांसेस के लिए लोन लिया गया है। क्लियर ऑन दिस? नेक्स्ट ये समझते हैं कि बजटिंग जो है वो कितने टाइप्स की होती है और इसकी क्या क्या वैरायटीज है, ठीक है। देखिए बेसिकली जो है 3 तरीके के बजट होंगे। एक होता है जीरो बेस बजटिंग, सेकंड होता है आउटकम बेस बजटिंग, और तीसरा होता है जेंडर बेस बजटिंग। 3 तरीके के, जीरो, आउटकम और जेंडर। जीरो बेस बजटिंग जो है वो क्या होती है? जीरो बेस बजटिंग में क्या होगा, जो बजट बनाया जाएगा उसमें जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे उनको इवेल्युएट किया जाएगा, और बजट को जो है उतना नए पीरियड के लिए दोबारा से जस्टिफाइड जो है वो किया जाएगा। जैसे मान लो पिछली बार जितना एलोकेशन दी थी उतनी एलोकेशन जरूरी नहीं है इस बार भी हो, दोबारा जीरो से अपने बजट को शुरू करना, तो उसको बोलते हैं जीरो, जीरो बेस बजटिंग। नेक्स्ट कौन सा आ गया? आउटकम बेस बजटिंग। इसमें जो है वो लगभग प्रोग्रेस रिपोर्ट को देखा जाएगा। ये देखा जाएगा कि लास्ट ईयर जो है अगर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में इतना पैसा जो है हमने डाला था तो उसकी प्रोग्रेस क्या रही, और उसकी प्रोग्रेस के चलते ही उसको अगला लोन जो है वो दिया जाएगा। इसको बोलते हैं आउटकम बेस बजटिंग। अब आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइए कि सर जीरो बेस बजटिंग अच्छी है जिसमें सब इक्वल आके आगे, और आउटकम बेस बजटिंग में जो है वो प्रोग्रेस के बेसिस पे है। तो क्या जो है वो ज़्यादा अच्छा है? और जेंडर बेस्ड बजटिंग में जो है वो बेसिकली क्या किया जाएगा, ये सन 2014 के आसपास जो है वो लाया गया था, और इसके ऊपर जो है यूपीएससी ने मेंस का क्वेश्चन पूछा था, व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर बेस्ड बजटिंग, ठीक है। तो इसके ऊपर फोकस रखिए, इन चीज़ों के ऊपर जो यूपीएससी पीवाई क्यूज में पूछा गया, ठीक है। और जेंडर बेस्ड बजटिंग का सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है कि इसमें जो बजट में एलोकेशंस जितनी भी की जाएंगी, क्या बोला मैंने, कि जो बजट में जितनी भी एलोकेशंस की जाएगी हेल्थ को लेके, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को लेके, या कोई भी चीज़ को लेके, उसमें जो है स्पेसिफिकली एक फंड बनाया जाएगा जो कि सिर्फ वुमेन्स के लिए होगा, ताकि उनकी रिप्रेजेंटेशन, उनकी हेल्थ, उनकी एजुकेशन जो है वो भी अच्छी हो पाए। तो इसी वजह से फीमेल्स की प्रोग्रेसिव रिपोर्ट और उनकी एम्पावरमेंट के लिए, उनके वेलफेयर के लिए जो स्कीम बनाई जाए, और उसमें स्पेसिफिकली ये मेंशन किया जाए कि वुमेन्स के लिए कितना लाएगी, तो उसको जो है वो जेंडर बेस्ड बजटिंग के नाम से बुलाया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इतना जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जो अभी हमने डिस्कस किया
किसके बारे में? जेंडर बेस्ड बजटिंग के बारे में। तो आपके माइंड में ये आएगा कि सर ये कुछ हद तक जो है वो सही भी है या नहीं है, या फिर ये जेंडर बेस्ड बजटिंग जो है ये कब तक चलेगा, ठीक है। आउटकम बेस्ड बजटिंग जो है वो ज़्यादा अच्छी होती है, या जीरो बेस्ड बजटिंग जो है वो ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। तो इस चीज़ का एक सिंपल सा अंदाज़ा लगाइए, ये एक्चुअल में सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए वुमेंस की सिचुएशन अच्छी होगी तो हमें क्या ज़रूरत है कि जेंडर बेस्ड बजटिंग करने की, कोई आवश्यकता ही नहीं है उसकी, तो ठीक है। तो क्योंकि उनकी रिप्रेजेंटेशन कम है, क्योंकि जो है वो फैक्ट एंड फिगर्स आती हैं, कोई इंडेक्स आता है तो उसमें उनकी रिप्रेजेंटेशन कम दिखाई जाती है, उसी चीज़ को बैलेंस करने के लिए जो है वो जेंडर बेस्ड बजटिंग का कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है। अब नेक्स्ट ये जानते हैं कि सर फिस्कल ड्रैग क्या होता है। क्या देखेंगे हम लोग कि फिस्कल ड्रैग जो है वो क्या होता है, ठीक है। फिस्कल ड्रैग एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें इंडिविजुअल्स जो है, क्या बोला मैंने, इंडिविजुअल्स जो है वो ये एक्सपीरियंस करते हैं किस चीज को, इंक्रीज इन देयर टैक्स बर्डन, उनके टैक्स बर्डन में कोई इंक्रीज जो है वो उनको देखने को मिलेगा। और ये इंक्रीज का जो मेजर रीजन होगा वो ये होगा इन्फ्लेशन। क्या मेजर रीजन होगा? इन्फ्लेशन और इंक्रीज इन द रियल इनकम ग्रोथ। क्लियर ऑन दिस? इसका एक सिंपल सा एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आई, क्या माना हमने, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ गई, और इस इन्फ्लेशन का जो रीजन था वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन था। अगर डिमांड पुल इन्फ्लेशन है तो इसका मीनिंग ये होगा कि लोगों की जो इनकम है वो इंक्रीज हुई होगी, कि लोगों की इनकम इंक्रीज हुई होगी, यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब लोगों की अगर इनकम इंक्रीज हुई होगी तो उसके चलते उन्होंने जो टैक्स पे करना है सरकार को वो भी इंक्रीज कर गया होगा। क्लियर ऑन दिस? अब उस टैक्स के इंक्रीज करने से हुआ क्या होगा कि ज्यादा इनकम जो है वो टैक्स देने में चली जाती होगी, जिससे उनकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जो है वो कम होती चली जा रही होगी, और उस चीज के चलते डिमांड जो है वो दोबारा से इम्पैक्ट आएगा उस पर, और उसके चलते जो है वो इन्फ्लेशन दोबारा कंट्रोल में आ जाएगी। इस सिचुएशन को बोलते हैं फिस्कल ड्रैग। क्या बोलते हैं? फिस्कल ड्रैग। अभी एक बार इस डेफिनेशन को भी रीड करते हैं। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन जब इंडिविजुअल जो है वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, इंक्रीज इन देयर टैक्स बर्डन, जब उसके ऊपर टैक्स बर्डन इंक्रीज हो जाएगा। और ये जो टैक्स बर्डन है ये क्यों आएगा? क्योंकि इन्फ्लेशन और रियल इनकम की ग्रोथ जो है वो इकोनॉमी में देखी जा रही है। और ये कब अकर होगा? इनकम पुश इंडिविजुअल इनटू हायर टैक्स ब्रैकेट, जब इनकम जो है वो किसी भी इंडिविजुअल को हायर टैक्स ब्रैकेट के ऊपर धकेल देती है, ठीक है। तो जो इसकी अपने आप ओवरकम करने की क्षमता है इसको बोलते हैं फिस्कल ड्रैग, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं चीजें जो है वो आपको क्लैरिटी इनमें हो गई होगी, ठीक है। तो अभी आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे खत्म होता है। अब इससे पहले जो है हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चले। कल का जो हमारा लेसन है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट रहने वाला है, और उसमें जो है वो नई नई चीज़ों को जानेंगे कि क्या क्या उसमें होता है, बैलेंस ऑफ बजट में क्या क्या ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो फिजिकल डेफिसिट आपका अभी राइट नाउ कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा जो है वो उठा पाए। थैंक यू।